नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। एबीपी न्यूज पर बड़ी मुहिम लगातार जारी है, कोरोना से जंग डॉक्टरों के संग। और हम ये जानने की कोशिश करेंगे अपने तमाम खास मेहमानों से कि आखिर इस वक्त जो कोरोना महामारी जितनी तेजी से फैल रही है और जिस हालात में फैल रही है, ऐसे में बच्चों और बुजुर्गों को कैसे सुरक्षित रखा जाए, क्योंकि जगह जगह हम देख रहे हैं सांस लेने में लोगों को दिक्कत हो रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, दवाइयों की कमी हो रही है, बेड्स की कमी भी हो रही है। और मामलों पर एक बार नजर डाल लेते हैं। पहले जो सबसे बड़ा अपडेट है इस वक्त का, 15 अप्रैल को 2,17,353 मामले थे, 1,185 लोगों की जान गई। 16 अप्रैल को 2,34,692 मामले थे, 1,341 लोगों की जान गई। और आज जो आंकड़ा है वो 2,61,500 लोग संक्रमित पाए गए हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान, देश के जाने माने डॉक्टरों का पैनल इस वक्त जुड़ गया है। सीधा उनका रुख करेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर संजीव बगई, चेयरमैन नेफ्रॉन दिल्ली से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर रवि मलिक, सीएमडी रेडिक्स हेल्थ केयर दिल्ली। डॉक्टर शिखा शर्मा, आप न्यूट्रिशनिस्ट हैं और एक्सपर्ट हैं, दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं। और डॉक्टर अमृत राज, निदेशक आरोग्य धाम ऋषिकेश से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं बगई साहब आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। इस वक्त जो स्थिति है, सेकेंड वेव में जितना हाहाकार मचा हुआ है, सबसे बड़ी प्रायोरिटी बच्चों और बुजुर्गों को बचाने की है। सर, क्या क्या कदम उठाए जाएं सबसे पहले उनको सेव करने के लिए? गुड आफ्टरनून एवरीवन। सबसे पहले तो जो समझना है कि अब ये वॉर लाइक सिचुएशन है, जो ऑन ग्राउंड स्थिति खाली दिल्ली एनसीआर में नहीं बट बाकी जगहों में भी है। ये एक सबसे बड़ी पब्लिक हेल्थ क्राइसिस एंड इमरजेंसी इंडिया फेस कर रही है। बच्चे अभी तक फोकसिंग जो बच्चों पर, बच्चे अभी तक ज्यादातर हमारा जो मेडिकल लिटरेचर समझा रहा था वो ज्यादातर प्रोटेक्टेड थे। कपल ऑफ जो फ्यू बहुत जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं बच्चों के बारे में और कोविड के बारे में, ये इस तरह से हैं। इंडिया में 35% जो पॉपुलेशन है वो बिलो द एज ऑफ 18 है। तो एक 1/3 ऑफ इंडियन पॉपुलेशन पीडियाट्रिक पॉपुलेशन कहलाती है। जो पिछले साल के जो आंकड़े हैं, 11% ग्लोबल लोड कोविड बच्चों में था। इस साल काफी डिफरेंट है। डिफरेंट इसलिए है क्योंकि नंबर ऑफ परसेंट ज्यादा बढ़ गया है, ऑलमोस्ट अप टू 20 to 30%। और कोई कोई भाग अमेरिका में अप टू 73% बच्चों को ये कोविड इफेक्ट कर रहा है, लाइक ब्रिटिश कोलंबिया एंड अदर प्लेस। जो बच्चों को अभी तक जो प्रोटेक्शन था, अब कोविड का जो स्ट्रेन्स आए हैं, म्यूटेंट स्ट्रेन्स, इस प्रकार से बच्चे की इम्यूनिटी को डिसमेंबर और डिसफंक्शनल कर रही है। जो हमारे बच्चों में एस रिसेप्टर्स और बाकी टीएमपी रिसेप्टर्स कम पाए जाते थे, अब वो प्रोटेक्शन नहीं रहा बच्चों में। जो इंटरल्यूकिन का इनको इफेक्ट था वो नहीं रहा। जो इंटरफेरॉन का जो प्रोटेक्शन था, जो बॉडी के प्रोटीन्स, प्रोटेक्टिव फाइटिंग प्रोटीन्स है, वो नहीं रहा। जो टाइम नोज से लेके लंग्स तक पहुंचने तक वायरस का, पहले हमारा समझ था इट विल टेक 1 day 2 days, अब 6 घंटे में पहुंच रहा है। ओवरऑल जो चीज देखी गई है कि जो म्यूटेंट स्ट्रेन्स हैं जो अब पूरी दुनिया को रैम्पेज कर रहे हैं, बच्चों में भी पाए जा रहे हैं। बच्चों का क्लिनिकल प्रेजेंटेशन बहुत अलग है। पहले हमें समझ थी कि खाली खांसी या फीवर है, अब बच्चों में लूज मोशंस, वॉमिटिंग, पेट में दर्द, कंजंक्टिवाइटिस, स्किन रैशेस, वैस्कुलाइटिस, जो वेसल्स की जो इन्फ्लेमेशन होती है, अलग अलग प्रकार की चीजें अब देखने को आ रही हैं। एबनॉर्मल लिवर फंक्शन, ब्रेन का इन्वॉल्व होना। तो बच्चों को अभी तक हमने प्रोटेक्ट रखा है, बट अभी तक हमारे पास दुनिया भर में बच्चों के लिए वैक्सीन नहीं है। तो हमने बच्चों का स्पेशल ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चे अपने सिम्टम्स एक्सप्रेस नहीं कर सकते। बहुत डिटेल्ड में क्लिनिकल एग्जामिनेशन और हिस्ट्री टेकिंग की जरूरत है, और बच्चों का लाइफ एक दिन के अंदर अंदर पलट सकता है। ये इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं कि बच्चे एक तो खुद अपने जो सिम्टम्स हैं या बच्चे जो महसूस कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा सही तरीके से सामने रख नहीं सकते, सबके बता नहीं सकते, या उनके खुद भी समझ में नहीं आता है, और इसीलिए समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। डॉक्टर रवि मलिक, मैं आपका रुख कर रहा हूँ। बच्चों के अंदर जो सिम्टम्स आ रहे हैं आमतौर पर, क्योंकि बच्चे आ रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे पेशेंट्स भी हैं, आ रहे हैं, तो क्या क्या सिम्टम्स है कि आम लोगों को समझ में आ जाए कि बच्चे को दिक्कत हो रही है या बच्चा वाकई कोविड के संक्रमित हो चुका है? देखिए, पहली बात तो मैं बताना चाहूंगा कि बच्चों के अंदर इस बार की जो वेव है वो बच्चों को थोड़ा ज्यादा इफेक्ट कर रही है। स्पेशली जो बच्चे 11 साल से कम है, इवन 11 से 17 साल के अंदर भी जो बच्चों को ज्यादा इफेक्ट कर रही है। और चिंता का विषय यह है कि हमारे बच्चे अभी तक प्रोटेक्टेड नहीं है।
41% हमारे देश के बच्चे जो हैं वो 18 साल से छोटे जो हैं वो 41% पॉपुलेशन यानी कि 55 से 60 करोड़ जो हैं वो हमारे बच्चे ही बच्चे हैं और सबके सब वल्नरेबल हैं। जी। मैं हिदायत ये देना चाहूंगा बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए कि आप इसको लॉकडाउन समझ के बच्चों को और बुजुर्गों को अंदर रखिए, बिल्कुल बाहर मत निकालिए। इस वक्त सिचुएशन अभी तक पीक आई नहीं है और आने वाले टाइम में पीक आई। दूसरी चीज अपने तजुर्बे से बता दूं क्योंकि मैं कोविड अस्पताल चलाता हूं, जी। मेन जो रिसोर्सेज कम हो रही हैं चाहे बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए या हमारे पेशेंट्स के लिए, द ओनली रीजन इज पैनिक। आप बिल्कुल पैनिक मत कीजिए, हर चीज की प्रोटोकॉल है। मैं जैसे ही एक बच्चे को सपोजिंगली हमने आरएटी का टेस्ट कराया, रैट का टेस्ट कराया, रैपिड एंटीजन, अगर वो पॉजिटिव आ गया तो आप पॉजिटिव हैं, आरटीपीसीआर मत कराइए। आरटीपीसीआर एक बार पॉजिटिव आ गया, दोबारा बहमबाजी में मत पड़िए, दोबारा आरटीपीसीआर मत कराइए। मैं अपने चैनल के ऊपर बता रहा हूँ, लोग 2-2, 3-3 टेस्ट कर रहे हैं और हेल्थ केयर के ऊपर लोड हो रहा है। अपने आप सीटी स्कैन करा रहे हैं। सीटी स्कैन अपने बच्चों का खुद ना कराइए। एचआर सीटी स्कैन के अंदर 200 से 300 एक्सरेज जो हैं वो उनका एक्सपोजर होता है रेडिएशंस का, जो कि बच्चों के लिए बिल्कुल बिल्कुल ठीक नहीं है कि उन्होंने आगे भी डेवलप होना है, अगली प्रोजेनी को भी डेवलप करना है, तो अपनी हिसाब से मत कीजिए। ब्लड टेस्ट भी मैंने देखा हर दूसरे दिन वो ब्लड टेस्ट लेके आ जाते हैं। आप हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बिल्कुल लोड ना डालिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी, ये दिक्कतें आ रही हैं, हमारे पास पर्याप्त ऑक्सीजन है। अगर आप घरों के अंदर होल्ड करके सिलेंडर्स रख लेंगे कि कभी कोरोना होगा तो हम इमरजेंसी में अपने लिए इस्तेमाल करेंगे, तो आज जिनको कोरोना हो रखा है, जो अस्पताल के अंदर हैं, उनका क्या होगा। और आलम यह है कि कल मैंने 450 फोन्स अटेंड किए हैं, मतलब वाकई ही लोगों के अंदर जो है पैनिक बहुत ज्यादा है। लेकिन मैं यहाँ पे सजेस्ट करना चाहूंगा, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस 90% से ज्यादा बच्चों में एसिम्प्टोमेटिक रहेगी, माइल्डली सिम्प्टोमेटिक रहेगी, एडमिट करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं रहेगी। अब बच्चों की सिम्टम्स की मैं बात आपके जरिए व्यूअर्स को बताना चाहूंगा। बच्चों के अंदर एक एंटिटी होती है मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम, जिसके बारे में कई जनरल डॉक्टर्स को भी नहीं पता। मैं बताना चाहूंगा, जैसे ही बच्चा ठीक होगा, होने के बाद में उसके शरीर पे रैशेज आ जाते हैं, बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स में इन्फ्लेमेशन होनी शुरू हो जाती है और डेथ भी हो सकती है। पिछले क्लासिकल कोविड में हमने 200-300 बच्चों का लॉस किया है। ऐसी स्थिति में बच्चे को अगर समय रहते आईसीयू पे एडमिट करके ट्रीटमेंट करें, चाहे आईवीआईजी दें, चाहे स्टेरॉइड्स दें, तो बच्चों की जान आराम से बच जाती है। तो दे शुड ऑल्सो बी केयरफुल। जब बच्चे का कोविड ठीक होने लगे, उस वक्त ये सिंड्रोम जो है, इट इज समथिंग लाइक कावासाकी सिंड्रोम, ये सेट इन कर जाता है। बुजुर्गों के लिए भी मैं ये बात बताना चाहूंगा, जितने बुजुर्ग वल्नरेबिलिटी के साथ में हैं, बुजुर्गों को जिनको हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, वो अपने आप को बिल्कुल लॉक में लगा लें। वेल वेंटिलेटेड रूम्स रखें। जो लैंसेट की करंट स्टडी आई है उसके हिसाब से रूम शुड बी वेल वेंटिलेटेड, क्रॉस वेंटिलेशन होनी बड़ी जरूरी है। अगर हम इन सब एहतियात करते हैं, ठीक है, पैनिक बिल्कुल नहीं, हर चीज की प्रोटोकॉल है। ऑक्सीजन पैनिक बिल्कुल नहीं, ये बात आप बार-बार रिपीट कर रहे हैं और जाहिर सी बात है एबीपी न्यूज़ पर डॉक्टर साहब हम भी लगातार अपने दर्शकों को यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पैनिक बिल्कुल नहीं होना है, जागरूक होना है, चीज़ों को समझना है, उसके हिसाब से आगे बढ़ना है, उसके हिसाब से काम करना है। डॉक्टर शिखा शर्मा हमारे साथ मौजूद है, लगातार न्यूट्रिशनिस्ट हैं। डॉक्टर शिखा, मुझे एक बात बताइए, ऐसे वक्त में दोनों हमारे डॉक्टर्स के आपने बातचीत सुनी है, शिखा तक मेरी आवाज़ नहीं पहुँच रही, उनके पास चलने की कोशिश करेंगे, उसको जोड़ेंगे अपने साथ। और डॉक्टर अमृतराज इस वक्त हमारे साथ आरोग्य धाम ऋषिकेश से मौजूद हैं। डॉक्टर अमृतराज, ऐसे वक्त में अपने आप को फिट रखना, एक तो मेंटली भी स्टेबल रखना और फिजिकली भी स्टेबल रखना, इसके लिए क्या कुछ कदम उठाएं, खास करके बच्चे और बुजुर्ग या माँ बाप भी हैं तो बच्चों के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, उनसे करवा सकते हैं? सबसे पहले आप सभी को हैप्पी एंड हेल्दी ग्रेट डे आप सभी को नमस्कार। मुख्य रूप से मैं बताना चाहूंगा, योग विज्ञान और आयुर्वेद विज्ञान के अनुसार ये जो हमारा शरीर है, इसमें अगर हम ऋषि वो थे जो रिसर्च करते थे, मुनि वो थे जो मनन करते थे, और बताया गया है कि हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बुजुर्गों के लिए स्पेशली हम शेयर करना चाहेंगे कि अगर हम जैसे सुबह जल्दी उठकर अगर सूक्ष्म आसन करें और थोड़ा प्राणायाम में भस्त्रिका प्राणायाम करें और मेडिटेशन करें, योग निद्रा करें, साथ ही साथ आयुर्वेद यानी कि जीवन विज्ञान साइंस ऑफ लाइफ में बताया गया है कि जो हमारी मसालेदानी है वो जो है एक प्रकार की फार्मेसी है। तो जो हम अपने घर में उपयोग कर रहे हैं, हल्दी एंटीबैक्टीरियल है, एंटीवायरल है, बैक्टीरियोसाइडल है, इसी प्रकार से कलौंजी आधा चम्मच सुबह शाम लें, एंटीवायरल है। इन सब चीजों का अगर हम इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि एलोवेरा है, हल्दी है, गिलोय है, और योग में जो सूक्ष्म क्रियाएं हैं जैसे प्राण मुद्रा है, रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर के साथ आप लगा सकते हैं, 20 मिनट कर सकते हैं, मेरिडियंस को एक्टिवेट करता है। क्योंकि ये जो शरीर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें अगर हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं, तो हम अपना बचाव कर सकते हैं।
1% अगर हमें संक्रमण हो भी जाता है तो हमारा रिकवरी रेट फिर फास्टर होगा। जी। तो चाहे डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो मैं ये कहना चाहूंगा आयुर्वेद के अनुसार, अपनी प्रकृति के अनुसार, वात पित्त कफ, आप आहार लें, विहार लें, मौसम की जी। सब्जियां खाएं, मौसम के फल खाएं, तांबे के बर्तन का पानी पिएं ठीक और है। कम से कम प्लास्टिक का इस्तेमाल करें और फ्रिज का पानी बिल्कुल भी मत पिएं, निवाया पानी पिएं, मिट्टी के घड़े का पानी पिएं और छोटी-छोटी चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे, बच्चों के लिए भी तुलसी का पानी दें और आप देखें कि आप प्रकृति से जुड़े और घास में नंगे पैर चलें और साथ ही साथ रात का खाना लेट ये ना जो खाएं। डॉक्टर अमृतराज, छोटी-छोटी चीजों ये का जो ध्यान रखकर टिप्स हम आप लोग स्वस्थ रह दे रहे हैं सकते ना, हैं। ये दर्शकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आप जैसे तमाम बड़े लोग, बड़े डॉक्टर्स हाँ जी। एबीपी न्यूज के साथ जुड़े और आप सबकी जो टिप्स है वो आम आदमी तक पहुंचे, ताकि जो बार बार हमारे एक्सपर्ट्स पैनिक का जिक्र कर रहे हैं वो पैनिक दूर हो। डॉक्टर शिखा, मैं आपका रुख कर रहा हूँ। ऐसे वक्त में खान पान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। एक तो आदमी मेंटली भी परेशान होता है और दूसरा फिजिकली अगर उसको दिक्कत वाकई हो गई है तो ऐसे में एक तो सीजन के हिसाब से, दूसरा जिस तरह की परेशानी हम देख रहे हैं उसके हिसाब से कैसे अपने आप को फिट रखने के लिए चेंज लाएं? देखिए, मैं पहले बच्चों का और बुजुर्गों का बताती हूँ उनको क्या खाना चाहिए। तो बच्चों के लिए आप आंवला, क्योंकि बहुत खट्टा होता है तो इतना जल्दी वो खा नहीं पाते, तो फ्रेश जूस जैसे मौसमी आजकल आ रही है या ऑरेंजेस भी अभी हैं, उसमें एक आंवला आप क्रश करके उसका जूस निकाल के रोज उनको बच्चों को दीजिए, क्योंकि आंवला सबसे पावरफुल विटामिन सी है और विटामिन सी इम्यूनिटी बढ़ाता है। नंबर 2 जो आयुष वात है उसको थोड़ा डाइल्यूट करके, क्योंकि बच्चों का डाइजेशन थोड़ा सॉफ्टर होता है, तो जो आयुष की रेसिपी है जिसके अंदर दालचीनी है, अदरक है, तुलसी है, लौंग है और उसमें थोड़ी सी इलायची है, हल्दी है, तो इस सब को थोड़ा सा डाइल्यूट करके कंपेयर टू एडल्ट बच्चों को भी दीजिए, उसमें कोई नुकसान नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज है कि बच्चों को नॉर्मली हम घर में जैसे वो पढ़ रहे हैं, खेल रहे हैं, उनको बाहर के जैसे जो बिस्किट्स होते हैं, जैसे बिस्किट्स हैं या नूडल्स हैं या इस तरह की जो मीठी चीजें हैं, ये सब बिल्कुल नहीं दीजिए, बिकॉज जो चीनी है वो हमारे गट बैक्टीरिया का संतुलन है बिगाड़ती, और अगर गट बैक्टीरिया का संतुलन बिगड़ जाए तो बहुत आसानी से वायरस या कोई बैक्टीरिया प्रोलिफरेट कर सकता है। तो चीनी बिल्कुल ना दे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और बिस्किट वगैरह ना दे, फ्रेश खाना ही दे। चौथी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के केस, और वो है कि अपने घरों में कपूर जरूर उसका जो है उसको टी लाइट कैंडल के ऊपर रख के कपूर का जो अरोमा है उसको जरूर करें, बिकॉज हमारा ये ट्रेडिशनल पारंपरिक तरीका है, बहुत इसमें रिसर्च भी हो चुकी है कि वो वातावरण को, प्रदूषण को, स्पेशली वायरस बैक्टीरिया को वो क्लीन करता है, तो ये बहुत जरूरी है। नेक्स्ट चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए वो है कि नॉर्मली बच्चे फ्रूट्स और वेजिटेबल से थोड़ा कतराते हैं, तो वेजिटेबल जूस उनके लिए रोज बना सकते हैं, जिसके अंदर जैसे कि पंपकिन यानी कद्दू है, कद्दू, एप्पल, गाजर, बीटरूट, टमाटर, इसको जूस बना के दीजिए। इसका खास एक कारण है, कारण ये है कि जो आपको कच्ची सब्जियों से जो रस मिलता है और विटामिन्स मिलते हैं, एंजाइम्स मिलते हैं, वो पकी हुई सब्जियों से नहीं मिलता है। कई माताओं को शायद शंका होगी कि ये सब्जियां हैं, अगर हम इनको वेजिटेबल जूस बना के दें तो हाँ, तो एक तो इससे कोरोना इन सब्जियों से नहीं होता। दूसरी चीज जो है कि आप जब सब्जियां लाएं तो धोने से थोड़ा पहले पोटेशियम परमैंगनेट की डाइल्यूटेड सोल्यूशन में उसको थोड़ा रखें और फिर एक बहते हुए पानी में, मतलब नलके को खोल के उसको अच्छे से वॉश करके, ये बहुत अहम जानकारी आप दे रही हैं डॉक्टर शिखा, और अपने तमाम दर्शकों से हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो उसको नोट भी कर रहे होंगे। बुजुर्गों के लिए भी जानेंगे आपसे। हमारे साथ हमारे सभी एक्सपर्ट्स का पैनल मौजूद है, देश के जाने माने डॉक्टर्स इस वक्त आपके साथ आपके ड्राइंग रूम में टेलीविजन स्क्रीन पर मौजूद हैं, जो आपको सब कुछ बता रहे हैं कि आपको कैसे सावधान रहना है। कोरोना से जंग डॉक्टरों के संग लगातार जारी है। देश के जाने माने एक्सपर्ट्स इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो आपको कोरोना से क्या कुछ सावधान रखना है, रहना है, क्या करना है, वो सब कुछ बता रहे हैं। और इसी बीच हमारे साथ डॉक्टर रमन गंगा खेड़कर साहब भी जुड़ेंगे, पूर्व वैज्ञानिक आईसीएमआर पुणे से। उनसे भी जानकारी लेंगे कि वायरस इतना हाहाकारी क्यों हो गया है। डॉक्टर बगई, इस बीच में आपका रुख कर रहा हूं। मैं ये जानना चाहता हूं आपसे, रमन गंगा खेड़कर सर के पास में जाऊं उसके पहले, कि ये स्थिति क्यों हो गई? क्या हम एस्टिमेट नहीं कर पाते कि सेकेंड वेव में इस तरीके की चीजें बदलाव हो सकती हैं? हमारे पास तो हमने बहुत सारे डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स बनाए थे, सुविधाएं बनाई थी, सब खत्म हो गई। 3 महत्वपूर्ण कारण है जी, एंड मैं रूथलेसली फ्रैंक होऊंगा इसमें। एक है सोसाइटल रेकलेस इंडिसिप्लिन एंड कंप्लेसेंसी। हम सब भूल गए, पिछले साल का पूरा सफरिंग भूल गए।
मास्क उतार दिया, पार्टी शुरू हो गई, शादियां शुरू हो गई, इंटरनेशनल ट्रैवल शुरू हो गई। सेकंड जो इंपॉर्टेंट कारण है, गवर्नमेंट प्रिपेयर्डनेस। जो हमने अस्पताल बनाए थे वो डिसमेंटल कर दिए, हमने जो फैसिलिटीज बनाई थी वो प्रिपेयर्ड नहीं थी, सफिशिएंट लैब गियर अप नहीं हुए थे। आज की डेट में कम से कम 5 दिन का वेटिंग टाइम है सिंपल RT-PCR के लिए, राइट? एंड दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग। एंड तीसरी जो सबसे जरूरी चीज है, हमने म्यूटेशंस को ठीक से परखा नहीं और ठीक उनको इंपॉर्टेंस नहीं दी, और आज की डेट में जो भी हम देख रहे हैं ज्यादातर ये म्यूटेशंस का डेथ डांस है। बीपी न्यूज पर आप तक सही जानकारी पहुंचाने के लिए हमारी बड़ी मुहिम कोरोना से जंग डॉक्टरों के संग लगातार जारी है। और इस बीच हमारे साथ देश का जाना माना पैनल मौजूद है, जाने माने डॉक्टर्स मौजूद हैं, जो आपके मन में जो हर शक हर शंका है उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोफेसर डॉक्टर संजीव बगई हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन नेफ्रॉन के। डॉक्टर रवि मलिक, CMD रेडिक्स हेल्थ केयर दिल्ली। डॉक्टर शिखा शर्मा, न्यूट्रिशन एक्सपर्ट हैं आप दिल्ली से। डॉक्टर अमृत राज, निदेशक आरोग्य धाम ऋषिकेश से जुड़े हुए हैं। और साथ ही ब्रेक्स कुछ देर पहले हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर रमन गंगाखेड़कर साहब, पूर्व वैज्ञानिक ICMR पुणे से। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर गंगाखेड़कर साहब मैं आपसे करूंगा। ये ऐसी स्थिति क्यों हो गई सर कि हम कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं? वायरस आखिर इतना खतरनाक हो गया, म्यूटेशन हुआ, बदलाव हुआ, लेकिन सब कुछ हाथ से निकलता हुआ सा लग रहा है। गलती कहाँ हो गई? मैं एक चीज बोलता हूँ कि गलती का विश्लेषण करना ये हमारी क्या मानसिकता बताता है। हमारी ये मानसिकता बताता है कि हम लोग ना अभी भी ये मानने को तैयार नहीं कि कोरोना इतने बढ़ सकता था, इतना तेजी से और इतना ज्यादा बढ़ सकता था। ये कोविड-19 को हम ऐसे समझ रहे थे हमने जीत लिया, ये भी तो गलत था। हम बहुत जल्दी बोलना शुरू कर दिए कि हमारे यहाँ हम जीत गए। आप दूसरा देखो, वो देखने के बाद, वो सुनने के बाद में लोगों ने ये मान लिया कि कोरोना चले गया, क्योंकि कोरोना के केसेस दिख नहीं रहे हैं तो अभी हमको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नहीं करना है। जो पिछले साल भर में जो भी हम कर नहीं पाए वो करना शुरू कर दें। वो त्योहारों का मौसम आया, बाद में शादियों का मौसम आया, उसके बाद में इलेक्शन आना शुरू हो गए। ये सारी चीजों का असर, उसमें हम हमारा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर भूलना शुरू कर दिए। जब वैक्सीन मिलना शुरू हो गई तो वैक्सीन हेजिटेंसी ज्यादा सामने आई। तो इसमें हमने क्या हुआ है इसके ऊपर ज्यादा चर्चा करके हमने खुद का मन डाइवर्ट नहीं करना है कि विषाणु में कुछ बदलाव आया, उससे ज्यादा तेजी से फैल रहा है। हमने अपने अंदर जाके देखना है, क्या मैंने कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन किया, क्या मैं और अभी भी करूंगा तो मेरे हाथ में रहेगा कि मेरे घर में ये विषाणु आने नहीं दूंगा। मैं खुद की जान तो बचा लूंगा, मेरे घर वाले लोगों की भी बचाऊंगा। और हम सब अगर मिलके काम करें तो अगले 2 हफ्ते के अंदर ये भी सेकंड वेव को हम चुकाने में काफी हद तक कामयाब होंगे। इसके ऊपर भरोसा रखना है, लेकिन पुरानी चीजों को ज्यादा निकाल के हमको गए वाला दिन तो वापस नहीं आता है, ये याद रखना है और आगे बढ़ते जाना है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप रमन सर, लेकिन मेरा एक सवाल है इसी से जुड़ा हुआ, क्योंकि कई एक्सपर्ट से लगातार हम बात कर रहे हैं। लोगों ने जो गलतियां की, लापरवाही हुई, सब मानते हैं, अब उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं और देख भी रहे हैं, इसीलिए इतना पैनिक भी हो रहा है। लेकिन मेरा सवाल ये सर, जो हमारी प्रिपेयर्डनेस थी, जो हमारी तैयारियां थी, जो जब कोई एक्सपीरियंस नहीं था हमने जितनी तैयारी कर ली, उसके बाद हमने उसको डिसमेंटल करना क्यों शुरू कर दिया सर? दुनिया का हाल हम देख रहे थे, थोड़ा वेट कर सकते थे। सेकेंड लेयर की बात तो आप लोग लगातार तमाम वैज्ञानिक कर ही रहे थे कि आएगी, सेकेंड वेव आएगी और खतरनाक आएगी। ये कहना शायद पूरा बराबर नहीं रहेगा। देखिए कैसा होता है, हम जब पीछे मुड़ के देखते हैं ना तो हमको ऐसे लगता है कि सामने वाला जो काम कर रहा था कितनी गलतियां किया उसने। लेकिन सच्चाई ये होती है, हम उस दौर से अगर खुद गुजरते थे तो हम भी शायद ऐसे ही डिसीजन लेते थे। आप एक चीज सोचो, वो जो टेम्पररी जो CCC खड़े किए थे, अब अगर उसमें एक भी मरीज नहीं है तो उसको चालू रखते थे, फिर भी लोग बोलते थे आगे कि इन्होंने वो खत्म हो गया, फिर भी वो CCC चालू रखा, उसमें कुछ तो भी गड़बड़ हो। आप आज जो सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि वो अभी ज्यादातर लोग इससे इन्फेक्ट हो रहे हैं, जब दिखाई दे रहा है तो लोगों को लग रहा है वो सही स्टेप नहीं थी। लेकिन जिस वक्त पेशेंट नहीं थे उस वक्त इसको टेम्परे के हम लगा रहे हैं। नए भी ऐसे जो
टेम्पररी स्ट्रक्चर्स है हॉस्पिटल्स के, वो फिर पहले के वैसे हम खड़े कर रहे हैं। अब जिस तेजी से ये आया है, किसी को भी संभालने को भी उतना टाइम नहीं मिला। अब 10 दिन के अंदर इतना तेजी से बढ़ गया, तो 10 दिन में पहले दिन अगर आप सोचते थे संख्या कम थी, उस वक्त उनको लगाने का सोच नहीं आया करके हम उनके ऊपर सवाल या निशान लगा सकते हैं। लेकिन ये भी तो पूरा गलत होगा। हमको एक समझना है, जो भी है आज मानो कि जो परिस्थिति है आज से आगे क्या करना है, इसके बारे में हमने सोचना है, क्योंकि ये हम निगेटिवली सोचे तो ये बीमारी जाने वाले में से। रमन सर, मेरा अगला सवाल है कि आगे क्या होना चाहिए, और आप जो अभी हालात देख रहे हैं, जिस तरह की कोशिश देख रहे हैं, उसको देखकर आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्या होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए आगे? सबसे बड़ी बात हमको जो आगे करना है वो यानी ये जो CCCs, ये कोविड केयर सेंटर्स जो हमने खड़े किए थे, वो खड़े करना है। सारे मरीजों को और डॉक्टर्स को ये सलाह देना है, जिसको जरूरी है हॉस्पिटल में भर्ती करने की उसको वहां करिए। जिसको हम CCC में रख के भी देख सकते हैं उसको CCC में जाने दीजिए। जिनको होम आइसोलेशन में कोई तकलीफ होना नहीं है ऐसे हमको लगता है, वो होम आइसोलेशन करें, क्योंकि हॉस्पिटल में ज्यादा क्राउडिंग होना ये अच्छा नहीं रहेगा। क्योंकि उससे जो मरीज को, सही मरीज को जहाँ एडमिट होना था उसको हम एडमिट नहीं कर पाएंगे, तो हमको मौत की संख्या भी बढ़ती हुई नजर आएगी। ये अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात, ये जो सप्लाई सर कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हम कोशिश करेंगे आपको फिर से एक बार अपने साथ जोड़ने की, क्योंकि कई अहम सवाल हैं आपसे पूछने के लिए। जिस तरह से आप तमाम बातें कर रहे थे, मैं एक बार फिर से आपका रुक कर रहा हूँ। रमन सर, अपनी बात आप जो कह रहे थे उसी में जोड़ रहा हूँ कि वैक्सीनेशन को लेकर भी सवाल उठ रहा है कि वैक्सीन की कमी है, दवाइयों को लेकर बहुत सारी दवाइयाँ, रेमडेसिविर का नाम बार बार आ जाता है कि नहीं मिल रही है, तो इनको लेकर कैसे, इन कमियों को कैसे पूरा करें हम तत्काल की, कम से कम अभी जो स्थिति बनी है उसको कुछ तो मैनेज करना शुरू करें। देखिए, मैं एक चीज समझता हूँ, रेमडेसिविर कोई ऐसा मैजिक वैंड नहीं है कि वो हर इंसान को मिलनी चाहिए। जिस इंसान को मिलनी है वो तो डॉक्टर तय कर सकता है। लेकिन अभी ये इस किस्म की हम जब हेडलाइन पढ़ते हैं कि रेमडेसिविर का स्टॉक नहीं है, तो हर मरीज जो सामने आता है, उसका रिश्तेदार जो आता है, उसको लगता है रेमडेसिविर, उसको भले कुछ समझे या ना समझे, रेमडेसिविर ऐसी दवा है, उसको मिल गई तो मेरा पेशेंट बच जाएगा। लेकिन न उन्होंने डिमांड करना है, आप अपने डॉक्टर पे भरोसा रखें। वो जब जरूरी रहे, जब भी वो रेमडेसिविर अगर लेने को बोलेगा, तो ये जो किल्लत आ चुकी है ये उतनी ही कम हो जाएगी। अब हमको दूसरा ये सोचना पड़ेगा कि वैक्सीन के डोज की जो किल्लत आ रही है बोल रहे हैं। अब एक हमको याद रखना पड़ेगा कि शुरू में जब वैक्सीन मिल रहे थे, जब तो हमने वैक्सीन हेजिटेंसी बताई। अब जब ये फिर तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लोगों को लग रहा है अभी वैक्सीन की किल्लत गिर गई है, वैक्सीन मुझे चाहिए। अब एकदम ऐसा ज्यादा तादाद में एकदम लोग अगर अपना विचार परिवर्तन कर दें तो आपको थोड़ी तकलीफ तो होने वाली। लेकिन हमको एक याद रखना पड़ेगा, इसका डिमांड सप्लाई जो है, अगर कम्युनिटी एक्सेप्टेंस पे है कि लोग लेने को आगे आएंगे क्या, इसके ऊपर अगर होता होगा तो उसका इन्वेंट्री रखना भी उतना ही डिफिकल्ट जॉब हो जाता है। आप वो लेके जाएंगे वैक्सीन और लेने वाला सामने नहीं है, इस किस्म का जो मिसमैच जब होता है तो ये करने में दिक्कत होती है। और मुझे एक चीज लगती है, थोड़ा हमने जल्दबाजी नहीं करना है कि ये एकदम किल्लत बहुत बढ़ गई है, सरकार काम कर रही है क्या नहीं है। अरे थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा। 10 दिन में 1 लाख के 2 लाख हो गए, तो हमको हर चीज करने में थोड़ा तो 1-2 दिन का मोहलत देना चाहिए। उसके बाद में नहीं हुआ तो आप उनसे बात करिए कि नहीं ये गलत किया है आपने। लेकिन हम पहले से ही अटैकिंग मोड में रहेंगे तो हर एक जन डिफेंसिव हो जाएगा कि वो आप जो चाहते हैं वो देने की कोशिश करेगा। लेकिन इस समय शांत रह के सोचना है, मैं ये परिस्थिति को कैसे संभालूंगा। मैं अननेसेसरी सवाल अगर मेरे सामने आ गए तो मेरी सबको अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, आम लोगों को भी, हम सबको भी, कि अपनी जिम्मेदारी क्या है, अगर हम किन नियमों का पालन कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, और जो प्रशासन है, सरकार है, जो सिस्टम है, उसको भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, तभी जाकर हम इसको हरा पाएंगे। बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर रमन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत करने के लिए। और हमारे साथ एक्सपर्ट्स डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं।
एबीपी न्यूज पर बड़ी मुहिम लगातार जारी है। सभी खास डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, जो आपको एक एक चीज की जानकारी दे रहे हैं। डॉक्टर रवि मलिक, मैं आपका रुख कर रहा हूं। सर, मुझे एक बात बताइए, थोड़ा कम शब्दों में मैं ये जानना चाहता हूं, पॉइंट दर पॉइंट हमारे दर्शकों के लिए, कि अब जो सिचुएशन हो गई है, अब जो लोग बचे हुए हैं अभी तक, वो अपना ध्यान कैसे रखें, खास करके बच्चों और बुजुर्गों का ध्यान कैसे रखें, क्या कदम उठाएं? जिस तरह से आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, आप ये समझ के चलिए कि लॉकडाउन की स्थिति है, बाहर बिल्कुल ना निकलिए। जब आपको लगे जरूरी है अपनी जीविका कमाने के लिए, और वो भी बहुत आवश्यक है, जो काम टेक्नोलॉजी पे मीटिंग्स नहीं हो सकती, फोन पे नहीं हो सकती, तभी आप बाहर निकलिए, नहीं तो पहले तो लॉक कीजिए। जितने वल्नरेबल एज ग्रुप्स हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, वो सब अपने घर के अंदर ही रहें। घर के अंदर रह के आपको 5 काम करने हैं। स्मोकिंग करते हैं, बंद कीजिए। अल्कोहल कम कीजिए। एक्सरसाइज नियमित रूप से करिए। अपने आप को सकारात्मक रखिए, और जितनी भी आपकी वल्नरेबल बीमारियां उनको कंट्रोल में रखिए। अस्थमा उसको कंट्रोल में रखिए, डायबिटीज उसको कंट्रोल में रखिए, वेट को चेक में रखिए, और डाइट के अंदर फ्रूट्स वेजिटेबल्स खूब लें और प्रोटीन लें। इसके अलावा अगर आपको कोरोना पॉजिटिव आ भी जाता है, पैनिक ना कीजिए। 90-95% आपको एडमिशन की जरूरत नहीं है। अपने डॉक्टर की आप सलाह लीजिए, और अगर मौतों को हमें प्रिवेंट करना है तो आप अपनी ऑक्सीजनेशन देखते रहिए। अगर वो 94 से कम आती है तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल से पहले ही बात कर लीजिए, ताकि ये ना हो कि समय बीत जाए और आपकी SpO2 बहुत ज्यादा डाउन हो जाए। जिस तरह की मेरे अस्पताल में भी लोग आजकल आ रहे हैं 40 की SpO2 पे, तब हम लोग भी कुछ ज्यादा नहीं कर पाएंगे। ये अहम जानकारी आप दे रहे हैं। डॉक्टर शिखा, मैं आपका रुख कर रहा हूं, थोड़ा जल्दी से बताइएगा, बुजुर्गों के लिए और खास करके एडल्ट्स के लिए किस तरह से खान पान में चेंज की जरूरत है? जो तमाम कुछ आदतें छोड़नी है वो तो डॉक्टर साहब ने बता दी, रवि मलिक साहब ने, आप इसमें क्या जोड़ेंगे? इसमें मैं सबसे पहले बुजुर्गों को यही कहूंगी कि जैसे जो भी वो अगर ब्लड प्रेशर है तो उनको नमक तो डेफिनेटली बंद करना पड़ेगा, बिकॉज इस समय बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन है वो नमक से और बढ़ जाती है। कोविड का सबसे जो पहला जो इम्पैक्ट आता है वो इन्फ्लेमेशन आता है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन। यानी आपको अपनी डाइट पूरी अल्कलाइन करनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको सैलेड अपनी डाइट में बढ़ाना है। अगर बुजुर्ग सैलेड नहीं खा पाते तो उनको वेजिटेबल जूस पीना पड़ेगा। दूसरी चीज है कि जो रिफाइंड आटा है वो भी इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है, जैसे गेहूं है, सूजी है। अभी नवरात्रा चल रहे हैं, तो मेरा रिक्वेस्ट होगा कि नवरात्रों में फ्राइड फूड और ये सब ना अवॉइड करके आप एक्चुअली जो वेजिटेबल जूसेस हैं उसका ज्यादा लें, फ्रूट्स ज्यादा लें, और शरीर को अल्कलाइन बनाएं। एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितने भी जैसे कोलेस्ट्रॉल के मरीज हैं उनका जो लिवर है वो इम्पैक्ट होता है, और लिवर के लिए जैसे पहले भी क्या कहा गया है कि ग्लूकोज और जो फ्रेश फ्रूट्स हैं वो लिवर को आपको सही करते हैं। एक चीज जो मैंने देखी है कि जो लोग डायबिटिक हैं वो कई बार अपना स्ट्रेस और तनाव की वजह से और नींद ना आने की वजह से उनका डायबिटीज बढ़ जाता है। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एक तो सनशाइन चाहिए, बिकॉज सनशाइन विटामिन डी देगा। ये अहम जानकारी आप दे रही है डॉक्टर शिखा, लेकिन माफी के साथ बीच में रोकना पड़ रहा है, और उम्मीद यही है कि जो जानकारियां बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए आप सबने दी हैं वो सबने नोट की होंगी और उनका ध्यान भी वो रखेंगे। समय की कमी है। आप सबका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और लगातार हमारे दर्शकों के मन में जितने सवाल हैं उसके जवाब देने के लिए बहुत धन्यवाद आप सबका। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।